Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. This is CMA विशाली अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने शेड्यूल 3 के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 हमारी बैलेंस शीट, पार्ट 2 होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पार्ट 1 जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिया है बैलेंस शीट को लेके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिए जाके, क्योंकि वो एक डिटेल एनालिसिस है जिसमें पूरी बैलेंस शीट कवर्ड है, उसकी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एवरीथिंग मैंने उसमें कवर किया है। और उसका जो आपको लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर मिल जाएगा। तो जरूर उस वीडियो को देखें। उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया था जो कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 विच इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती क्या है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मीनिंग समझते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले कहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी चार होती हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फोर्थ इज आर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स तो बेसिकली हमारे इन तीनों स्टेटमेंट के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशंस होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सेकंड, इसके अंदर सारी इनकम्स और पूरे साल के एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। पूरे साल हमने क्या इनकम कमाई, क्या हमने खर्चे करे, सब कुछ इसके अंदर आता है। ये पूरे साल के लिए बनाई जाती है, फॉर द पीरियड बनाई जाती है, ना कि किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेसिकली कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या आपकी कंपनी अच्छी पोजीशन में जा रही है, क्या आपकी कंपनी बेकार चल रही है, लॉस सफर कर रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है, वो सब चीजें हमको बताती है। नेक्स्ट, इनकम, इसके अलग अलग नाम है। इनकम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस इसको बोला जाता है, एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इसके ये तीन चार नाम हैं जिस आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने बोला कि हमारी इक्वेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड होती है। आप जितनी भी आपने जो भी पैसा कमाया उसमें से जब आप अपने खर्चों को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। अगर आपके कमाया हुआ पैसा ज्यादा है आपके खर्चों से तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं आपके कमाए हुए पैसे से तो आपको लॉस हो जाता है। सिंपल था। तो ये था इसका कुछ मीनिंग और इसके कुछ फीचर्स। आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये बनाई जाती है पार्ट 2 के अंडर शेड्यूल 3 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो फॉर्मेट समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फॉर्मेट को। इसके अंदर भी हमारे दो पीरियड्स आते हैं। पहला आता है हमारा करंट, बेसिकली इस साल के लिए, एंड सेकंड आता है हमारा प्रीवियस, मतलब पिछले साल का भी हम इसमें रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये होते हैं हमारी इनकम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स। इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आता है। टोटल रेवेन्यू में से ये होते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस। जब हम इन सारे एक्सपेंसेस को इस रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। देखिए, मैंने क्या करने वाली हूँ, इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ना बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले पार्ट में हम इन रेवेन्यूज को कवर करने वाले हैं, सेकंड में हम इन एक्सपेंसेस को कवर करने वाले हैं, और उसके अलावा उसके थर्ड पार्ट में जो अजीब सी चीजें दिख रही है ना, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, उसको कवर करेंगे। बेसिकली ये सारा पार्ट हम किस में कवर करने वाले हैं, अपनी थर्ड वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके तीन पार्ट होने वाले हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। तो आज हम करेंगे पार्ट 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स, इसको अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम थोड़ा सा ये समझ रहे थे कि एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती क्या हैं। देखिए, एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जब हम प्रॉफिट आ जाता है इनसे पहले उसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स निकल जाता है। जब हम फिर इसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। जब हम उस टैक्स में से, उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अपने टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, जो कि हमारे चलते हुए बिजनेस में से होता है, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से। मतलब जो बिजनेस अभी आपके काम कर रहे हैं, जो बिजनेस वर्किंग है, वहां से प्रॉफिट हो गया। ऐसा ही हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे बिजनेसेस हो इस साल के जो ड्यूरिंग द ईयर बंद भी हो गए हो, तो उनसे आपने जो कमाया, उनका आपने जो खर्चा करा, उसका भी सेम वेज प्रॉफिट, उसके भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल लोगे।
तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो आपके बिजनेस अब बंद हो चुके हैं, अब चालू नहीं है, ठीक है, उसका उसमें से टैक्स माइनस कर दो, उसका टैक्स माइनस करो फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो आपका बिजनेस अब बंद हो चुका है। तो जब आप प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को जब आप ऐड कर दोगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा बिजनेस का। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो जो प्रॉफिट करा, चाहे बिजनेस आपका चल रहा था और जो बंद हो चुका था, तो ये हमारा जो 15th आइटम आई, ये हमारी यही आई, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया। उसके बाद अर्निंग पर इक्विटी, इसको अभी नहीं छेड़ते, इसको हम अपनी थर्ड वीडियो में समझेंगे थोड़ा सा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पार्ट 1 रेवेन्यू एंड सेकंड एक्सपेंसेस वाला पार्ट 2 जो होगा इसका, वो सफिशिएंट है। अगर आप थोड़ा हायर स्टडीज कर रहे हैं तो आपको ये आगे पार्ट 3 काम आने वाला है, बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आप जरूर देखिए थर्ड वीडियो भी, आई वुड सजेस्ट यू कि देखिए, आपको एक एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि थर्ड जरूर देखिए, आपको ये चीजें आगे फ्यूचर में तो काम आने वाली हैं, तो अभी से ही सीखते चलिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेवेन्यूज को समझते हैं। बहुत इजी है, इसमें दो चीजें समझनी है हमको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब समझते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स को। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है और अदर इनकम्स क्या होती है, एक बेसिक डिस्टिंक्शन क्या होता है इनके बीच में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आप जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, उसमें जो आप गुड्स खरीदने बेचने से रिलेटेड आप जो भी इनकम कमा रहे हो ना, वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम इनकम। और बहुत बारी क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे पास इनकम आ जाती है, बट हमारे गुड्स खरीदने बेचने से नहीं होती वो, ठीक है, तो वो आ जाती है हमारी अदर इनकम्स के अंडर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हैं सबसे पहले। देखो, एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल, आप एक मोबाइल सेलर हो, आप मोबाइल्स वगैरह बेचते हो, तो जो भी आप पैसा कमाओगे ना अपने मोबाइल्स को बेचने से रिलेटेड, तो वो आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब हो सकता है कस्टमर आपसे मोबाइल फोन लेकर गया, तो कुछ ऐसा ये हो सकता है पॉसिबल कि आपने उसको एक ऑफर दिया, आपने बोला कि एक काम करना भाई, अगर 10 दिन में आपका फोन खराब होता है ना तो वापस लेकर आना, मैं आपको उसके बदले आपको पैसे लौटा दूंगा और आप मुझे मोबाइल फोन दे देना। तो अब हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसा हुआ भी हो कि आपके किसी मोबाइल फोन में गड़बड़ हो गई हो, कुछ कस्टमर्स वापस लेकर भी आ गए हो। तो अब मुझे ये बताइए कि वो कस्टमर जो आपके बेचे हुए मोबाइल्स को आपको वापस देकर अपना पैसा ले गए, क्या अब वो सेल का पार्ट रहा? नहीं रहा, तो उसको तो सेल से डिडक्ट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स, जो आपने गुड्स बेचकर जो पैसा कमाया ना, उसमें से हम सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं। वो सामान जो आपके पास वापस आ गया, वो इसमें से डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करा, अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ा दिया। आपने क्या करा, एक रिपेयर वाला बंदा बिठा दिया, आपने बोला कि अगर कोई खराबी होती है ना तो आप इनसे ठीक भी करा सकते हो। तो कोई लोग जो वहां पे अपने मोबाइल फोन को रिपेयर कराने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी तो आपका बिजनेस हो गया। अब आप रिपेयर का भी तो बिजनेस कर रहे हो। अब जब कोई बंदा आपके पास आता है, अपने फोन को रिपेयर करा के आपको पैसे दे जाता है, आप अपनी सर्विसेज को जब आप चार्जेबल बना देते हो, तो वो भी तो आपकी रेवेन्यू हो गया, आपके ऑपरेशन से हो गया। तो जो भी हम बिजनेस के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उनसे जो हम पैसा कमा रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर आ गया, इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आ गया। उसके बाद देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, आपके कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे थे जो बहुत लंबे टाइम से आपके पास पड़े रहे स्टॉक में, बिक नहीं पाए, बिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराब हो गई, नहीं चल पा रही, अब वो कबाड़ा हो गया। कबाड़े को ही बोलते हैं हम स्क्रैप। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप मार्केट में बेच नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो चुके हैं, या फिर उनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, पूरी तरह से खराब नहीं हुए पर क्वालिटी खराब हो गई। तो आपने क्या करा, कबाड़ी के पास गए, ऐसे मोबाइल फोन्स को आपने कबाड़ में बेच दिया। अब थे तो ये आपके गुड्स ही ना, जो खराब भी हो गए वो भी आपके गुड्स थे। तो उन खराब मोबाइल फोन्स को बेचने से जो आपको इनकम हुई, वो भी तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, आपके गुड्स से ही तो हुई है वो भी। तो इसलिए हम इसके अंदर तीन चीजें लेकर जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो आप गुड्स मार्केट में बेच रहे हो, उसमें से माइनस कर दो आपकी जो भी सेल्स रिटर्न हो रही है, जो भी आपके गुड्स वापस आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई अपने बिजनेस में सर्विसेज दे रहे हो, उसको भी इंक्लूड करो। तीसरी चीज, अगर आपका कोई गुड्स ऐसे हैं जो कबाड़ा हो चुके हैं, उसको भी आप इसमें इंक्लूड करो क्योंकि थे तो गुड्स ही। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर तीन चीज आ गई, गुड्स भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई और सेल ऑफ स्क्रैप भी आ गया। तीसरी चीज, अब इसमें चौथी चीज है फाइनेंस कंपनी के बारे में नोट करने की। देखिए, अब ये फाइनेंस कंपनी क्या बला है ये। फाइनेंस कंपनी क्या होती है ना, फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है जो
स्टॉक मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करती है, ठीक है। वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल शेयर्स खरीदते बेचते हैं। अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मेरा कोई काम धंधा नहीं है, मैं सिर्फ मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स को खरीदती बेचती हूँ, तो शेयर्स ही तो मेरे लिए गुड्स हो गए, वही तो मेरा बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो शेयर्स के ऊपर जो भी आपको इनकम होगी, जैसे आपको डिविडेंड मिल गया तो वो आपकी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो गई। सेम वेज मार्केट के अंदर तो डिबेंचर्स भी बिकते हैं, आपने डिबेंचर से कोई इंटरेस्ट कमा लिया तो वो भी आपकी इनकम हो गई। उसके बाद आपने क्या करा, कुछ शेयर्स खरीदने बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट वगैरह हो गया, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने बेचा तो वो आप वहां से आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया तो वो भी इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये भी तो हो सकता है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया उन शेयर को खरीदने बेचने में, मेरे को इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं लोगों को सलाह भी दे देती हूँ। अब मैं उनको कहती हूँ कि आओ मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सी कंपनी का शेयर तुम्हें फ्यूचर में फायदा देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सर्विसेज भी बेचनी शुरू कर दी, अब अपनी कंसल्टेंसी भी बेचनी शुरू कर दी। तो उस कंसल्टेंसी को बेचने से, उस सर्विस को बेचने से भी तो मुझे पैसा मिल रहा है। अगर कोई इंसान मेरे पास आके पूछता है कि मैं कौन से शेयर्स खरीदूं मुझे बताओ, तो मैं कहूंगी ठीक है मैं जरूर बताऊंगी, लाओ 10,000 रुपए दो पहले। तो वो 10,000 भी तो मेरी बिजनेस इनकम हो गई। तो रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमारा इसका पार्ट हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर अ फाइनेंस कंपनी क्या हो गया, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो भी आप डिविडेंड कमा लेते हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट बेचने खरीदने पे जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या फिर कोई भी आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो उनसे आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो सब क्या हो गए इसके लिए इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग तो खत्म हुई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकेंड हेड पे आते हैं अदर इनकम्स। देखिए अदर इनकम्स क्या होती हैं, हमने बोला अदर इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हो रही। इसका मतलब तो इसमें कौन सी इनकम आती है मैम, इसके अंदर आती है जैसे मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, आपने एक गारमेंट का बिजनेस था, आप एक मोबाइल शॉप के ओनर थे ना, ठीक है, अभी भी हम मोबाइल शॉप वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आपके पास एक मोबाइल शॉप थी, आपने क्या करा, आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, उन शेयर्स पे आपको हर साल डिविडेंड मिलता था। तो वो जो पैसा मिलेगा तो आप उसको बिजनेस में ही तो लगा दोगे, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस में लगा दोगे कि ठीक है चल यार वहां से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इसीलिए करी थी कि जो पैसा आएगा वो बिजनेस में लगा देंगे। तो कोई आपने अगर किसी कंपनी के डिविडेंड खरीदे हुए थे तो वहां से आपको जो इनकम हो रही थी डिविडेंड इनकम आपकी अदर इनकम हो गई। सेम वेज आपने क्या करा, किसी कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीदने की वजह से जो आपको इनकम हुई, इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर, वो भी आपका यहाँ आ गया। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पर आ गया। आपने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स बेच दिए तो वो इनकम भी जो आई वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेचने से आपकी इनकम ही हो गई, आपको पैसा मिलेगा तो वो भी यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ अदर इनकम्स। अच्छा, इसमें से लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम डिडक्ट कर देते हैं। अगर आपका मान लो ये वैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, अगर उसमें से आपको कुछ लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है, आपको जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट को बेचने पे। नेक्स्ट इज योर अदर इनकम। मान लो आपके पास कोई जगह खाली पड़ी थी, ठीक है, मोबाइल शॉप आपकी इतनी बड़ी थी, आपने थोड़ी सी जगह किसी को रेंट पे दे दी कि आगे तू कुछ कोई दूसरा इंसान आके काम कर लेगा, तो उस खाली जमीन से आपको जो रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड, आपके बिजनेस से तो नहीं हो रहा ना, ये आपके अपने बिजनेस से तो नहीं हो रहा, पर अदर इनकम तो है, पैसा तो आ रहा है। उसके बाद आपने कोई गुड्स खरीदे, मान लो कहीं मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, गुड्स खरीदने जाते हो, तो कंपनी ने क्या करा, आपको जो आप 1 लाख रुपए का माल खरीदते हो, कंपनी ने बोला 95,000 दे देना, तो 5,000 रुपए का आपको फायदा हुआ, आपको डिस्काउंट मिल गया। आप गुड्स खरीदने गए थे, आप मोबाइल फोन्स खरीदने गए थे, कंपनी ने बोला 1 लाख रुपए के वैसे इसकी एमआरपी है, बट तुम क्या करना 95,000 में ले जाओ, तो 5,000 का जो आपको फायदा हुआ परचेज के ऊपर, तो आपको डिस्काउंट मिल गया। इसी तरीके से बहुत बार क्या होता है, हमको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। कमीशन क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का माल बिकवा दिया, ठीक है, आपने जैसे गुड्स खरीदे, तो कंपनी ने क्या बोला, जैसे आप कंपनी ने बोला अगर तुम और सेल्स हमारे पास लेकर आते हो तो हम तुम्हें कमीशन भी देंगे, ठीक है, तुम तो बेचते ही बेचते हो, तुम और हमारे कस्टमर्स बनाओ, तो जितने नए कस्टमर बनाओगे उसके ऊपर कमीशन ले लेना एक्स्ट्रा का, हम आपको फायदा देंगे, और कमीशन दे दिया कंपनी ने, उस कंपनी ने आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स पड़े थे, आपने उन फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, आपने सोचा कि ठीक है अब इसको बेच देते हैं, बहुत यूज कर लिया, तो उस पे जो आपने कमाया उस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की वजह से जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारे पास कुछ रद्दी पड़ी थी, कुछ अखबार पड़े थे, मैगजीन्स पड़ी थी, ठीक है, रद्दी तो थी तो वो हमने भेज दी,
वो बेचने की वजह से उसको हमने क्या बोला, सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम्स, जो हमारी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पड़े रहते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, आपने फॉर एग्जांपल रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इसको समझते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या है। आपने क्या करा, 4 साल पहले इनकम टैक्स भरा था, अब टैक्स वालों ने वो टैक्स कंप्यूट करा, आपका टैक्स कम बनता था, आपने पे ज्यादा कर रखा था। तो 4 साल बाद क्या हुआ, आप तो निश्चिंत होकर बैठे थे ना, ठीक है मेरा जितना टैक्स था मैंने पे कर दिया, आपको नहीं पता था कि आपने ज्यादा पे करा हुआ है। तो 4 साल बाद उसका रिफंड आ गया। जैसे उसका रिफंड आया तो वो तो आपकी इनकम हो गई ना, एक तरह से आपको तो अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई, आप तो खुश हो जाओगे कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, ये तो मुझे मिल गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, एक तरह से आपकी इनकम हो गई। इसी तरह से आपका कुछ बैड डेट्स भी रिकवर हो जाते हैं बहुत बारी। बैड डेट्स रिकवर होते क्या है हमारे, कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं डेटर्स जिनसे पैसा मर चुका होता है, हमें कोई उम्मीद नहीं होती आने की, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार अब ये इंसान बेकार हो चुका है, इससे पैसा अब हमको मिलेगा नहीं, इसे हटाओ अपनी बुक्स में से, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से इसे रिमूव करो। बट कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने क्या करा, किसी ने उस इंसान के ऊपर केस फाइल कर दिया था, तो कोर्ट ने ना कुछ कुछ पैसा सबका दिलवाया। तो 2-3 साल बाद क्या हुआ, आपको उसके एस्टेट में से ना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें से कुछ पैसा आपका रिकवर हो गया। अब मुझे ये बताइए, 3 साल पहले आप तो ये मान के बैठे थे ना, जब ये इंसान तो बेकार हो गया, अब हमें इससे पैसा मिलेगा नहीं, बट 3 साल बाद वो पैसा आ गया, तो क्या वो डेटर था आपकी बुक में? नहीं था, क्योंकि आपने तो उसे हटा दिया था। बट 3 साल के बाद जब वो पैसा मिला तो आपको सडन इनकम हो गई एक तरह से, इसलिए हम उसको बैड डेट्स रिकवर कहते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि हमको डेटर से रिकवरी हुई है, ये भी हमारी एक तरह से अदर इनकम ही है, बैड डेट्स रिकवर, क्योंकि सडन इनकम है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और अचानक से हो गई। सेम वेज हमारा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी हमारी अदर इनकम है, क्योंकि ये भी हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हमको मिल गया। तो अदर इनकम्स के अंदर हमारी क्या हो गई, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम्स, आपने कोई भी मैगजीन न्यूज़पेपर बेचा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा टोटल रेवेन्यू बन जाता है। जो भी पूरे साल आपने बिजनेस के अंदर चीजें कमाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने ऑपरेशन से क्या कमाया, और अदर इनकम्स ओवर एंड अबव योर ऑपरेशंस, आपको क्या क्या इनकम्स हो गई, तो वो हमारी अदर इनकम्स के अंदर आ जाती है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होगी। रेवेन्यू वाला पार्ट था, आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये थोड़ा फॉर्मेट है, देखो ये थोड़ा फॉर्मेट तो आपको लर्न करना ही पड़ता है, और इसको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उतना ही ज्यादा ये दिमाग में सेट होगा और उतना ही आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी आगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, रेवेन्यू को अच्छे से समझिए थोड़ा। अगर आपके पास कोई बुक है उसमें से क्वेश्चंस भी बनाइए रेवेन्यूज के ऊपर बेस्ड, तो आपको और ज्यादा अच्छे से मिलेगा। मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगी डेफिनेटली इसके ऊपर, मेरी आने वाली वीडियोस में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर इतना ही रोकते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंसेस पार्ट को कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे एक एक, जैसे आज हमने रेवेन्यूज को समझा, सेम वेज हम थोड़ा रेवेन्यूज को भी डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जो भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं और ज़्यादा आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू वेल, स्टडी वेल, वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बाय बाय।